चलिए, जंतुओं के पोषण में आज हम लोग सीखेंगे कि जंतुओं पोषण करती कैसे। जंतु में आता कौन कौन सा है। तो जंतु में हम लोगों का गाय भैंस जानवर, जितने भी जानवर हैं, शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी का पोषण एक ही तरह से होता है, भले तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए, जंतुओं के पोषण में हम लोग देखेंगे। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब क्या है, सब के सब स्वयंपोषी नहीं परपोषी के अंतर्गत आते हैं। और उस दिन क्या पढ़े थे हम लोग पौधों में कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं सब के सब स्वयंपोषी हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे में घटपर्णी और बीनस ट्रैप और भी अमरबेल है, और भी ऐसे पौधे हैं जो कि एक छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो सब हमारा अपवाद में है। और जंतुओं के पोषण में भी युगलीना जो है अपवाद में है, जो कि क्या है, एक जीव है लेकिन उसे पेड़ पौधों के अंतर्गत हम लोग गिनते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब क्या हैं, परपोषी हैं। और यह अपना भोजन जो है ना, अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, अर्थात उस पर निर्भर होते हैं। सभी जीवों का पोषण भिन्न भिन्न तरीकों से होता है, ये बताए थे ना। सबका अलग अलग, कोई मांस, कोई साग सब्जी, कोई सर्वाहारी के अंतर्गत आती है, यानी कि बहुत ढेर सारे प्रकार से ये पोषण होते हैं। अर्थात जीव जंतु जो हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी, संभोजी, तीनों में से कोई में भी हो सकता है, समझे। यानी कि जीव जंतु जो है वो मृत जीवी में भी आएगा, परजीवी वाला भी होगा और प्राणी संभोजी वाला भी होगा। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि परजीवी किसे कहते हैं और मृतजीवी किसे कहते हैं, प्राणी संभोजी किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ढेर सारी चीज थे हमारे, अमीबा है, पैरामीशियम है और गाय भैंस जानवर बहुत ढेर सारे हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग लेंगे अमीबा के बारे में। ये अमीबा है क्या चीज, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सबसे छोटी जीव, एक कोशिकीय जीव है वो, जो कि अपना भोजन और पोषण मात्र एक ही कोशिका के अंतर्गत में करते हुए रहती है। अब ये अमीबा जो है, अमीबा को हम लोग कहते क्या चीज है, परपोषी या स्वयंपोषी। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत सबसे छोटी एक प्राणी संपोषी जीव है, जो अपनी कूटपाद की सहायता से चलता है और अपना भोजन भी ग्रहण करता है। देखिए, आप लोगों को एनिमेशंस दिया गया है एक अमीबा का, जो कि बहुत ही छोटी है और वह धीरे धीरे आगे की ओर अपनी भोजन की तरफ बढ़ती थी और फिर से वो वहीं ग्रहण कर लेती है, भोजन को अपने अंदर ग्रहण करती है। अर्थात हमारा अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और वह प्राणी संपोषी जीव है। अब ये अमीबा के बारे में हम लोग चलते हैं। अमीबा के बारे में क्वेश्चन रहता है क्या चीज, तो अमीबा का क्वेश्चन रहेगा कि अमीबा कैसा जीव है। तो हमारा कैसा जीव है जी, प्राणी संपोषी जीव है, एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। यह अपने भोजन का ग्रहण जो करती है किसके माध्यम से करती है, तो कूटपाद की सहायता से करती है। कूटपाद, अच्छा कूटपाद का मतलब क्या होता है, उसकी यही कोशिका, वही एक कोशिका जिसकी सहायता से वो चलता है, भोजन ग्रहण करता है, सब का सब क्या है, वह कूटपाद के अंतर्गत आता है। यह कोशिका के इतनी करीब होती है, इतनी करीब होती है कि वह बहुत ही नग्न मान ली जाती है, यानी कि एक सुई के नोक में कम से कम हजारों से लाखों अमीबा आ सकते हैं। यह बहुत ही छोटे होने के कारण हमारी आंखों के द्वारा इसे देखा नहीं जाता है। हमें इसे देखने के लिए क्या चाहिए, एक मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए। क्या चाहिए, एक मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए। यही मैग्नीफाइंग लेंस से हम लोग उसे देख पाते हैं, जूम करके देखते हैं। देखिए, आप लोगों को पिक्चर्स में दिया गया है। अच्छा, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये अमीबा जो है भोजन क्या क्या चीज करता होगा। ये अमीबा अपने से छोटे शैवाल के टुकड़े को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है।
अब ये शैवाल आता कहाँ से है, आखिर ये कहाँ रहती कहाँ है? ये नम स्थानों वालों में रहता है, और ये नम स्थानों में रहने के कारण वहाँ के उपस्थित छोटे छोटे कणों में जो शैवाल होते हैं उसी से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए देखते हैं हम लोग अमीबा के पोषण को देखते हैं, अमीबा पोषण कैसे किस तरीका से करता है और कितनी प्रक्रियाओं में करती है। आप लोगों के चित्र के सामने में दिया गया है 4 स्टेप्स दिया हुआ, और ये चारों स्टेप्स में सबसे उसमें दिखाया गया खाद्य कण है, फिर उसके बाद वो खाद्य कण को अपने अंदर लिया है, फिर उसके बाद खाद्य रिक्तियाओं में अपना रसधानी से पचाया है, फिर वो पचा करके भोजन को एब्जॉर्ब करके एक निष्कासन का छूट चुका है, वो चित्र नहीं था यहाँ पर। तो अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद की सहायता से करता है। जब अमीबा के समीप भोजन के छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं तो अमीबा अपनी कूटपाद को फैलाकर भोजन को चारों तरफ से एक घेरा बनाएगा। फिर अमीबा के रसधानी से रस निकल करके भोजन को पचाने लगती है, जिसके पश्चात कोशिका द्रव्य में जाती है। जिसके पश्चात कहाँ जाती है? कोशिका द्रव्य में, वहाँ से निकलती है और उसको वो पचाना चालू कर देती है। जब वो पूरी तरह से पच जाती है तो उसके रस को वो अवशोषित करने लगती है, और अवशोषित कर करके समूचे शरीर के भागों तक में पहुंचा देती है, और फिर बचे हुए अपशिष्ट को वह उसी कोशिका को तोड़ करके, यानी कि एक निष्कासन द्वार बना करके उसको वो बाहर निष्कासित कर देती है, अर्थात अपशिष्ट को शरीर से बाहर कर देती है। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें जो क्वेश्चंस रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर में कि अमीबा का जो है पोषण किस प्रकार से होता है, चित्र के माध्यम से भी समझाएं और उसे पूर्ण रूप से लिखावटी ढंग से समझाएं। तो आप लोग दोनों तरह से समझाइए उसे। देखिए चित्र भी दिया गया है और उसका जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं लिखावट वाला भाग है, और चित्र के ही माध्यम से हमने लिखा है। जो चित्र में दिया गया है वही वाला चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर हाँ स्क्रीनशॉट नहीं मारना है आपको तो आप जाइए MSWM क्लासेस में, वहाँ पर ऐप्स में आपको ये PDF वहाँ अवेलेबल है, और आपको केवल बस प्रिंट कराना होगा, स्क्रीनशॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये पाचन तंत्र है क्या चीज? पाचन तंत्र कहते किसे हैं? तो पाचन तंत्र जो है सभी जीवों में होता है एक मनुष्य ही नहीं होती है, जितने भी दुनिया में जीव हैं सब में सब क्या होती है? एक पाचन तंत्र उपस्थित होता है। तो आज हम लोग उसी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये पाचन तंत्र जो है हमारा है क्या चीज? पाचन तंत्र का जी, तो पाचन तंत्र हमारा मनुष्यों में मुख गुहा से लेकर के पूरे का पूरे जो है ना निकास द्वार तक का होता है। सभी जीवों में अलग अलग नहीं, एक ही टाइप से होती है। मुख गुहा से ग्रहण किया और निष्कासन द्वार से बाहर किया, इतना तक नहीं होता है। बस किसी का ज़्यादा बड़ा होता है, बीच में किसी का सिस्टम अलग होता है। जैसे आपके स्क्रीन पर एक काव आई हुई है, गाय है, जिसका देखिए मुख से भोजन ग्रहण का किया, यानी शुरू वहीं से किया। आहार नाल का शुरुआत भी वहीं से और पाचन तंत्र का शुरुआत भी मुख से। यहाँ से जब उन्होंने भोजन किया तो भोजन उस द्वार से होते हुए निगल द्वार से होकर के निष्कासन द्वार तक की पूरी नली को हम लोग पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। अब एक दूसरा इमेज देखिए, यहाँ पर एक शिप का एनिमेशन से लिया गया है, एक भेड़ का लिया गया है। भेड़ में भी देखिए वो अपना भोजन मुख से ग्रहण करके पूर्ण रूप से पाचन करते हुए वो अपने निष्कासन द्वार से उस अपशिष्ट को बाहर करती है। यहाँ मुख से लेकर के अपशिष्ट को बाहर करने की जो प्रक्रियाएं होती है वो एक पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। और ये पूरे पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अब हमारा आता है मनुष्य का। देखिए मनुष्य का कहाँ से चालू हो रहा है? ये मुख से चालू हुआ। कहाँ से चालू हुआ? मुख से चालू हुआ, और ग्रास नली अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए कोलन में जा करके वो अपशिष्ट जमा हो जाती है। चलिए आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि है क्या चीज हमारे पास में मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में। तो मनुष्य एक उच्च वर्गीय जंतु है, एक उच्च कैटेगरी का जीव है,
जिसको पचाने के लिए भी अनेकों तरह के पाचन तंत्र उसमें लगे हुए होते हैं। और उसी पाचन तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल भी कहते हैं। इससे संबंधित आहार नाल है क्या चीज? तो आहार नाल के बारे में भी देख लीजिए, आहार नाल होती है क्या चीज। तो आहार नाल जो है हमारा एक क्रम बाय क्रम अंगों का विवरण होता है, यानी कि एक से लेकर दूसरे तक, दूसरे से लेकर तीसरे तक, इस तरह से हम लोग उस आहार नाल के लिए जानेंगे। तो मुख गुहा से लेकर मलाशय तक के भाग को ही आहार नाल कहा जाता है। इसकी लंबाई जो होती है, आहार नाल की पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में लंबाई रहती है कि आहार नाल की लंबाई मनुष्यों में कितनी होती है, तो वहां उसको देना है 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। एक उच्च वर्गीय जीवों में यानी मनुष्यों में मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक की होती है। लगभग औसतन मापा गया है 8 से 10 ही होती है। अब छोटे जीव में तो छोटा ही नहीं रहेगा, बड़ा जीव में जब बड़ा रहेगा। अब हाथी का बात किया जाए, अब हाथी का तो पता नहीं है कितना है, लेकिन वो तो हमसे बड़ा है, उसका तो आहार नाल बड़ा होगा। चलिए, आहार नाल की संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। आहार नाल की संरचना होती कैसी कैसी है? देखिए, चित्र में दिया गया है आहार नाल की संरचना में, उसी के माध्यम से हमने इधर इसको ड्रॉ किया है और बनाया हुआ है। तो आहार नाल की संरचना में सबसे पहले हमारा आता है मुख गुहा। क्या आता है हमारा? मुख गुहा। और दूसरा नंबर में हमारा क्या आएगा? ग्रसनी। दूसरा नंबर में देखिए ग्रसनी का भी चित्र दिया हुआ हमारे पास में, ग्रसनी। तीसरा नंबर में होगा हमारा ग्रास नली। ये जो लंबाई, पाइप की लंबाई होती है ना, उसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। अगला में हम लोगों का आएगा अमाशय। देखिए, एक काजू के सेब का, काजू के आकार का जो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अमाशय। अब अमाशय के बाद हमारा क्या आएगा? वो हो जाएगा हमारा छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक की होती है। देखिए, छोटी आंत जो बीच वाला भाग में है ना, एक बड़ा उलझा हुआ पार्ट, उसे ही हम लोग छोटी आंत करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बड़ी आंत। तो ये बड़ी आंत जो उसके से छोटी आंत के चारों तरफ से एक घेरा लगा हुआ है, हम उसे बड़ी आंत कहते हैं। फिर दो और बचे हुए हैं, जो कि अग्नाशय और यकृत के रूप में बचा हुआ है, तो वो भी है हमारा। वो हमारा सहायक है, उससे हमारा सहायक रस निकलती है, उसे पचाने का, भोजन का काम करती है। अर्थात भोजन के पचाने से लेकर भोजन को पीसने तक की क्रियाएं को सबको एक सम्मिलित रूप से कर दिया जाए, तो वही हमारा आहार नाल कहलाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहले मुख गुहा के बारे में कि मुख गुहा में है क्या चीज़, उसके प्रश्नली भाग को हम लोग देखते हैं, पूरा डिटेल से देखेंगे हम लोग मुख गुहा की। तो मुख गुहा का जो भाग होता है, मुख गुहा हमारे सबसे ऊपर खोपड़ी में आगे की ओर लगी हुई होती है। तो मुख गुहा में अनेकों प्रकार की चीज पाए जाते हैं, तो वही मुख गुहा में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे दांत हो गया, जीभ हो गया, लाड़ ग्रंथि हो गई है, उसको बारे में हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो आहार नाल का पहला भाग जो होता है ना, वो मुख गुहा से ही होता है। यानी पाचन जो होगा, सबसे पहला बार भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा से। क्वेश्चन रहता है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, तो हमारी मुख गुहा से होगा। और आहार नाल का सबसे पहला भाग भी किसे कहते हैं हम लोग? तो मुख गुहा। अरे मुख गुहा मतलब मुंह, जिससे हम लोग खाते पीते हैं, उसी को ना मुख गुहा कहते हैं। देखिए, एक एनिमेशन के माध्यम से हमने एक भोजन का टुकड़ा को डाला, वो पीसते हुए फिर से कहाँ चली गई? वो ग्रास नली से ग्रसनी होते हुए अमाशय में पहुंच गई होगी। हम लोग देखेंगे इस एनिमेशन से। देखिए, एक भोजन का टुकड़ा लिया और उसे चबाया, और वो कहाँ चला गया? ग्रसनी और ग्रास नली होते हुए हमारे अमाशय में जाके जमा हो जाती है, जहाँ 3 घंटों तक का भोजन वहाँ रहता है। और वहाँ पर ढेर सारी एंजाइम्स मिलते हैं, राड़ मिलते हैं, और भी बहुत ढेर सारे रस मिलते हैं, उसको पचाते हैं। चलिए, मुख गुहा के जो होते हैं, उसमें 2 जबड़े लगे होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा। और ऊपरी जबड़ा जो होती है हमारी, वो असभ्य, यानी कि बिना हिलने वाला होता है, यानी वो हिलता नहीं है। देखिए, ग्रीन कलर में आपका ऊपरी जबड़ा है और रेड कलर में आपका निचली जबड़ा है। तो ऊपरी जबड़ा जो होती है वो स्थिर होती है, वो हिलती नहीं है। और निचली जबड़ा जो होती है वो हिलने लायक होती है, वो हिलते डुलते रहती है। जैसे में नीचे वाला जबड़ा हमारा ठुड्डी का भाग हिलते रहता है। इन्हीं 2 जबड़ों में हमारा होंठ भी लगा होता है, हमारे दांत भी लगे होते हैं, हमारी जिह्वा भी लगी होती है। होंठ कहा जाए तो होंठ, और दांत कहा जाए तो दांत,
और उसके बाद जिह्वा कही जाए तो जीभ, जिससे हम लोग स्वाद को चखते हैं, भोजन को मिलाते हैं। तो हम लोग सबसे पहला बार दांत के बारे में जानेंगे कि दांत है क्या चीज़, दांत नहीं, जिह्वा के बारे में जानेंगे। जिह्वा में जो स्वाद का स्थान होता है सभी जगह अलग अलग होती है। आप लोग जीभ पर देखिएगा, एक अंकुर की भांति निकली हुई होती है, जिसे हम स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा हम लोग नमक के बारे में, मीठा के बारे में, तीखा के बारे में, खट्टा के बारे में जान पाते हैं। तो इसका स्थान कहाँ कहाँ होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि हमारा जीभ में किस स्थान में किस स्वाद का भाग बसा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मिठास देखिए, आपको स्क्रीन पर एक मिठास का भाग, रसगुल्ला, बर्फी, कुछ भी रखा हुआ है। देख के तो मुँह में पानी आ रहा होगा, काश मिल जाए तो बढ़िया। चलिए मिलेगा, पढ़िए। आप लोगों के घर में जाइएगा, होटल के पास रुकिएगा, वहाँ ढेर सारा मिल जाएगा। बस खाली पैकेट में, जेब में ओरिजिनल मनी होनी चाहिए, लक्ष्मी। देखिए, तो हमारा मिठास का जो भाग होता है जीभ के अगले हिस्से में होता है। कहाँ होता है? जीभ के अगले हिस्से में। आगे का जो टिप वाला भाग है ना, वहीं पर हमारा मिठास होता है। यानी कि रसगुल्ला जो खाते हैं ना, वो डायरेक्ट आपको गला के निकट में या फिर जीभ के पिछले हिस्से में डाल दिया जाए तो आपको स्वाद नहीं आएगा, कोई मिठास का स्वाद ही नहीं आएगा। तो स्वाद लेने के लिए मीठा का क्या करते हैं? आगे से चखते हैं, थोड़ा सा भाग। चलिए, मिठास हो गया हमारा नमक वाला भाग। नमक, अब ये नमकीन वाला भाग कहाँ होता है? तो जीभ के साइड वाले भाग में ना हमारा नमक का भाग होता है। जीभ के जस्ट साइड में, अगर बीच में एक चुटकी डाल दिया जाए नमक बीचवा में, आपको नमक या नून का एहसास ही नहीं हो, पते नहीं चलेगा नमक है कि क्या चीज़ है, केवल लगेगा वस्तु कोई रखा हुआ है। उसका स्वाद लेने के लिए क्या करता है? जीभ पहले एक रस निकालती है, उस रस में उस नमक को भिगोती है, फिर उसका स्वाद गल करके ब्लड साइड में आता है। तो हम लोग पता कर पाते हैं, हाँ भाई नमकीन है, हाँ ये नमकीन नहीं है। सब्जियां में कैसे पता चलता है? कोनो दिन सब्जी आपका खराब लगता है, तित्ता लगता है, तो वो कहाँ से? पीछे वाले भाग से लगता है। और कोनो दिन नमक ज़्यादा हो जाता है, कहते नमक ज़्यादा हो गया है, नींबू उगार खाते हैं, काट करता है। अब देखिए, दूसरा भाग हमारा खट्टा आता है। खट्टा मतलब इमली, नेमो। अच्छा, खिचड़ी पर अचार देने में बड़ा मजा आता है क्या? तो वही अचार वाला भाग का स्वाद जो हम लोग खिचड़ी के साथ खाते हैं, वो कहाँ से होता है, वो किस भाग में बसा हुआ होता है? तो नमक वाले भाग से जस्ट पीछे थोड़ा सा होता है, यानी कि जीभ के पिछले किनारे और अगले किनारे के बीचों बीच, यानी कि दोनों साइड्स में होती है खट्टा का भाग। अब सबसे लास्ट जो बचा हुआ है वो हमारा कड़वा है, तीखा, मिर्च, करेला, धनिया का पत्ता का स्वाद जो कड़वा होता है, और भी बहुत ढेर सारे पदार्थ से हल्दी उल्दी हो गया, कड़वापन होता है। तो ये कड़वापन जो होता है हमारे किस हिस्से को इंगित करता है, यानी जीभ उसे किस अंग से पहचानता है, आगे पीछे कहाँ से? तो वो कड़वा का जो भाग होता है, आपको सबसे जीभ का जो पिछला छोर जो लगा हुआ है ना हमारे मुख में, जहाँ पर चिपका हुआ होता है, वहाँ एहसास होता है। लगता है कान फाड़ ले जा रहा है जब तित्ता उत्ता दे देगा ना खाने के लिए आपको, एक मिर्चिया घुपचुकबा में जी, घुपचुकबा और कौन सी होता है जी, नमक भूल रहे हैं, चाट और चौमिनमा में कोनो बार तित्था और पड़ जाता है तो कनमा लहरना चालू करता है। आखिर कनमा काहे लहर रहा है? क्योंकि वहाँ से नस जो गई हुई होती है हमारी कान के आसपास, दिमाग के आसपास, आँख के आसपास गई होती है, सेंसिटिव टाइम होता है। और इसी कारण से हम लोगों का स्वाद जब तीखापन खाते हैं तो आंसू और कान के पास हल्का हल्का गर्म होने लगती है, यही भाग। तो हम लोग आज जान गए हैं कि जीभ का स्वाद में कहाँ कहाँ पर किस स्थान होता है, स्वाद कलियाएँ कैसे पहचानती है उसको, उस सब के बारे में क्लियर हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं हम लोग दांत के बारे में। तो दांत भी हमारे मनुष्यों में कुल एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत, और छोटे में कहना मुश्किल है, ऐसे तो 16 से 17 से 18 साल तक में करीब 28 दांत होते हैं। उसके बाद जब बुढ़ापे की एज में चलते हैं, बुढ़ापे की एज में, तो हम लोगों का 32 दांत यानी 4 दांत जो होता है ना निकल जाता है। हाँ, ओकरे कह है के कुची, ओकरा कह है अकल चौवा, यानी अकल अब बच्चा बुतरू का आ गया है। अगर नहीं निकला है गिन लीजिए, आप लोगों को गिना हुआ है, गिनिए तो सबको फटाफट गिन लीजिए। हमको लगता है आप लोगों को अकल नहीं है अभी तक, अकल चौवा आई भी नहीं, कहता अकल कहाँ से आएगी? इसीलिए कहा जाता है बच्चे से पूछना अनिवार्य होता है क्या आप लोगों को 32 दांत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अकल नहीं है, अगर है तो आपको अकल है।
अब गिनने नहीं लीजिएगा, अभी देखिए यहाँ पर ही, अब गिनिएगा बाद में आप लोग। तो दांत का जो होता है हमारे पास में, दांत 4 प्रकार के होते हैं और वो चारों प्रकार यहाँ पर देखिए इंगित है। इंसाइजर है, इंसाइजर आगे का हिस्सा जिससे हम लोग काटते हैं, रोटी वगैरह सब खाते हैं, गन्ना उन्ना छीलते हैं, आगे से इसे करके छीलते हैं। फाड़ने का काम अलग है, पहले गन्ना को फाड़ते हैं बलग वाला से और फिर छीलते हैं आगे वाला से पकड़ करके। तो आगे वाला दांत क्या होता है, इंसाइजर, जो कि काटने का काम करती है। डायरेक्ट वो क्या करेगी, काट देगी। उसके बाद में हमारा आता है कैनाइन, और ये कैनाइन क्या है, बलग में जो एक खंभा टाइप से होगा नुकीला, जो कुतवा का बड़ा बड़ा निकला हुआ रहता है, कैनाइन, वो फाड़ने का काम करती है। वो क्या कहते हैं, फाड़ने, मतलब साइज में देखा जाए तो सभी दांतों से हल्की हल्की बड़ी होती है। इसी से पता चलता है कि अगले जन्म में आप क्या रहे होंगे, शाकाहारी कि मांसाहारी। अगर आपका दांत जो इमेज में दिख रहा है बड़ा बड़ा है तो पक्का है कि आप मांसाहारी। कुत्ता भैंस, कुत्ता बिल्ली या फिर गिरौर मकर में जन्म लिए होंगे। और अगर छोटा साइज में होगा तो आप हो सकते हैं मानव भी होंगे, शाकाहारी होंगे, हिरन हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब होंगे। तो उस दांत के बड़े होने का अर्थात मतलब मांसाहारी। हालांकि मांसाहारी का दांत वो बड़ा होता है। अब पिछले जन्म से ताल्लुकात नहीं तो ऐसे बोल दिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा। कैनाइन है हमारा, ये क्या है हमारा कैनाइन, और इसकी संख्या हमारे पास में 4 होती है कैनाइन की संख्या। अब आता है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब हुआ इसे चौवा और दांत के बीच का भाग माना जाता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। जो कटा हुआ भाग है ना भोजन का, रोटी का हिस्सा, उसका छोटा छोटा भाग को हम लोग टुकड़ा करते हैं, पीसते नहीं, उसको केवल टुकड़ा करते हैं। और इसकी संख्याएं हमारे पास में होती है 12। उसके बाद में हमारा आता है मोलर। मोलर का मतलब जड़ वाला भाग, सबसे पीछे, जो हमें चौवा कहते हैं। करे ने कहा है अकल चौवा, यही वाला जड़, यही वाला रहेगा तो अकल आएगा। इसकी संख्या 8 होती है। हालांकि बहुत का पहले से आता हुआ, बहुत का बहुत बाद में आता है। ये हमारा अकल चौवा के आसपास का है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे 32 प्रकार के 32 दांत होते हैं, और छोटों में 28 बोला जाता है और बड़ों में 32 दांत होती है। अब दांत के बाद में हमारा इसका प्रकार में देखते हैं। वयस्क मनुष्य में देखिए लिखा हुआ, वयस्क मनुष्यों में हमारा कुल कितने प्रकार के दांत हैं। प्रकार तो 4 है, लेकिन कुल दांत हमारे पास में कितने हैं, 32 दांत हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, उसका देखिए इमेज आप लोगों के आगे आया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा है इंसाइजर है। इसकी संख्या देखिए, इंसाइजर मतलब एक फ्लैट खुरपी का भाग, देखें खुरपी का, कुदाल और खुरपी का एक फ्लैट चौड़ा होता है ना, काटने वाला भाग। उसी तरह से हमारा होता है इंसाइजर का, और इंसाइजर की संख्या है हमारे पास में 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। उसके जस्ट बाद में हमारा है कैनाइन, जो कि बताए थे मांसाहारी का निशानी है, पूरा एकदम चुभ होने वाला सुई की तरह, वो हमारा कैनाइन है। उसकी संख्या हमारे पास में 4 है। उसके बाद में हमारा आता है प्रीमोलर, यानी कि चौवा और दांत के बीच वाला हिस्सा, जो कि केवल टुकड़े करने का काम करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगी। तो इसकी संख्या हमारे पास में 12 होती है। उसके बाद में हमारा आता है पूर्ण रूप से मोलर, जो कि प्योर रूप से हम क्या करते हैं, उसको भोजन को पीसते, यानी इसका कार्य क्या है जी, इसका कार्य है भोजन को पीसना, और इसकी संख्या हमारे पास में 8 होती है। देखिए उसमें से दांत का जो और भी कुछ भाग उसमें होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है हमारे बिहार बोर्ड में, तो वो होता है उसका हिस्सा का, यानी दांत हमारा किस हिस्से पर लगा हुआ होता है, वो हमारा मसूड़ा में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, मसूड़ा में लगा होता है। और दांत के अंदर क्या चीज उपस्थित होती है, तो दांत के अंदर मज्जा गुहा होता है। अगर यही मज्जा गुहा धीरे धीरे खत्म होने लगे तो हमारा दांत कमजोर हो जाता है। उसके बाद में हमारा है डेंटाटाइन, जो कि दांत के सबसे अंदरूनी भाग का पार्ट होता है, और सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम इनामेल कहते हैं, जो कि कठोर होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, सबसे कठोर हिस्सा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि दांत के सबसे कठोर हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग, तो इनामेल कहते हैं। अर्थात दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। उसके बाद है दांत के अंदरूनी परत, जो कि मजबूत होता है, हल्का हल्का मजबूत होता है, वो हमारा डेंटाटाइन। और चमकता किसके वजह से, तो इनामेल की वजह से। अगर काला होने लगा मतलब आपका इनामेल खत्म होने लगा है, आप में कैल्शियम की संख्या कम हो रही है, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से भी होता है। और ये मज्जा गुहा जो होता है मांसल भाग होता है। इसी को ना पिलुआ अंदर में काटना चालू करता है, कहता है दांतवा दर्द करने लगा, तो बाद में उखाड़ना पड़ जाता है।
चलिए, अब दांत के जो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के पार्ट हैं उसका कार्य को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य था हमारा। इंसाइजर का कार्य क्या होगा? काटने का। इंसाइजर का कार्य काटने का। कैनाइन का भाग चीरने और फाड़ने का। कैनाइन का भाग क्या होता है? चीरने और फाड़ने का। प्रीमोलर का छोटे छोटे भोजन का टुकड़े करने का। उसके बाद हमारा था भोजन का पीसने वाला भाग। सबसे लास्ट मोलर का भोजन का पीसने वाला काम। एक बार फिर से हो जाए। इंसाइजर का भाग क्या होता है? काटने का। कैनाइन क्या काम करती है? चीरने और फाड़ने का। अब प्रीमोलर का काम क्या है? प्रीमोलर का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और पीसने का काम किसका? मोलर। मोलर का। पीसने का काम मोलर का। चलिए, अब हम लोग और भी बहुत ढेर सारे पार्ट हैं, छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग इतने ही रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम अगले दिन इसके अगले पार्ट्स को पढ़ेंगे। जीभ हो गया है, दांत हो गई है। अब हम इसके एक भाग और बचे हुए हैं, जो कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, पीछे वाले हिस्से में जो लार ग्रंथि होती है ना, लार ग्रंथि, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इतने पर रहते हैं। लार ग्रंथि में जाएंगे, फिर लार ग्रंथि में हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए, अब जो क्लास जो होगा अब अगले दिन होगा क्लास। ऐप्स पर भी चल जाइएगा, ऐप्स पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक।